नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसके बारे में कंप्लीट वीडियो में लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीट एग्जाम्स के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट है कि रीट के जो एसएसटी में जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे इस 6 क्लास की ये जो बुक है इसके अंदर सारे टॉपिक है वो आए हुए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि सारे के सारे जो टॉपिक है इस बुक के अंदर से ही उठाए गए। तो इसको अपन बहुत ही डिटेल के साथ में और जितना दे रखा है उतना इसके अंदर अपन देखेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम जाया किए। सबसे पहले मित्रों, यहाँ पर जो दिया गया है पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष, ठीक है ना। पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष। अक्ष क्या होता है? तो जिस केंद्र या कील पर पृथ्वी या ग्लोब पृथ्वी जो टिकी है उसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और ये जो अक्ष होता है ये पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण काल तल से, ठीक है ना, परिक्रमण जो तल है उनसे 66 डिग्री का कोण बनाता है। अब 66.5 डिग्री कैसे हैं वो अपन इसके अंदर देख सकते हैं। ये जो कक्ष है, ठीक है ना, परिक्रमण तल है, यहाँ से ये जो इतना जो कोण है वो 66.5 का बनता है। तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 0 डिग्री जो अक्षांश होता है इसके उत्तर पर है उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण की तरफ है वो दक्षिणी ध्रुव है। और इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अपने जो आए हैं कटिबद्ध, ठीक है ना, पृथ्वी के कटिबद्ध है वो भी इसके क्लास 6 के अंदर ये दे रखा है कि यहाँ 0 डिग्री जो अक्षांश है भूमध्य रेखा है और फिर 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसे आर्कटिक रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसे अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। अब अपन बात करते हैं ये जो 66.5 से 90 डिग्री दोनों गोलार्धों में है उसे शीत कटिबद्ध कहा जाता है। कौन सा कटिबद्ध? शीत कटिबद्ध है। ये जो आपको दिख रहा है शीत कटिबद्ध है। और 23.5 से 66.5 के मध्य है वो शीतोष्ण कटिबद्ध है। 23.5 से 66.5 डिग्री है यह है शीतोष्ण कटिबद्ध है। और 23.5 डिग्री दोनों गोलार्धों की तरफ है वो उष्ण कटिबद्ध माना जाता है। मैं इसके अंदर वो बात करूंगा जो क्लास 6 के अंदर दे रखा है, इतने ही मैं इसके अंदर बात करने वाला हूं। ज़्यादा विस्तार से अलग से वीडियो है सारे अपलोड मैं आपके लिए करूंगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा या नए दिन की शुरुआत का स्थान होता है, ठीक है ना। ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ठीक है ना, नए दिन की शुरुआत का स्थान माना जाता है। और ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश व देशांतर रेखाओं से महासागरों व महाद्वीपों की निश्चित स्थिति व समय का पता लगाया जा सकता है। अब स्थानीय जो समय है वो किस प्रकार से पता करते हैं? तो स्थानीय एवं मानक समय 24 घंटे बराबर एक घूर्णन, मतलब एक घूर्णन जो है वो 24 घंटे में पूरा किया जाता है। मतलब 24 घंटे के अंदर है 360 डिग्री का एक टर्न होता है, एक राउंड होता है। तो एक घंटे में यदि पृथ्वी की कितनी घूमेगी, कितने डिग्री राउंड लगाती है, तो 15 डिग्री, क्योंकि 360 के अंदर अपन 24 का भाग देते हैं एक घंटे, एक दिन मतलब 24 घंटे, तो 15 डिग्री होता है। तो एक देशांतर में लगने वाला समय, एक जो देशांतर है उसके अंदर कितना समय लगता है, तो एक घंटे के अंदर अपन 15 का डिवाइड कर लेते हैं तो 4 मिनट है।
मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जो समय लगता है वो कितने का लगता है, 4 मिनट का लगता है। दो देशांतरों के बीच का जो समय है वो 4 मिनट है, ठीक है ना। दो देशांतर है, दो देशांतरों के बीच का जो समय होता है वो कितना होता है, 4 मिनट का होता है। अब 0 डिग्री देशांतर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसके पश्चिम की तरफ है समय है वो माइनस होता है, घटता है, और यदि पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो समय हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। ये इतना आप ध्यान रखोगे कि जैसे कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है यहाँ पर मान लेते हैं 5 बजे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 30 डिग्री जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, वहाँ पर कितना समय हुआ है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, वहाँ पर कितना समय हुआ है, यदि देशांतर है 0 डिग्री देशांतर पर 5 बजे हैं तो अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इधर से आने पर कितने आए हैं अपन, 30 डिग्री आए हैं, ठीक है ना। 30 डिग्री आए हैं तो 30 मतलब मैंने क्या कहा था, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय है वो 4 मिनट का रहता है। तो 30 इंटू 4 मतलब अपने पास में कितने मिनट हो गई, 120 मिनट है। अपन इस तरफ आए हैं, पूर्व की तरफ आए। जब पूर्व की तरफ आते हैं तो समय हमेशा बढ़ता है, प्लस करना होता है। यदि 120 मिनट को घंटों में डिवाइड करते हैं तो 2 घंटे हो जाते हैं। यहाँ जब 5 बजे हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 के साथ में जो 2 जोड़ना है क्योंकि अपन पूर्वी देशांतर की तरफ गए हैं, तो 7 बज गए। अब यहाँ 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, यहाँ पर कितना समय होगा, तो 25 डिग्री अपन आए हैं तो 4 मिनट एक देशांतर के मध्य का समय है तो 100 मिनट हो जाती है। 100 मिनट के अंदर है घंटे में डिवाइड करते हैं तो 1 घंटे और 40 मिनट का समय होता है। जब पश्चिमी देशांतर की तरफ आते हैं तो समय को हमेशा घटाया जाता है, तो 5 में से 1 घंटा और 40 मिनट घटाते हैं तो 3:20 रह जाती है। तो इस प्रकार है अपन समय है वो निकाल सकते हैं, जो कि इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है। अब यदि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 बजे हैं तो 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। तो जो जितना समय आपको ज्ञात करने को दिया जाता है, दोनों तरफ के देशांतर है उनको अपन जोड़ देंगे तो 5 देशांतर हो जाते हैं। 5 देशांतर में टाइम लगता है 20 मिनट का। पश्चिमी देशांतर पर होने के कारण ज्ञात अपने को कौन सा करना, पश्चिमी देशांतर करना है, तो समय को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 माइनस 20 मिनट को कर देते हैं तो 7:40 हो जाते हैं। प्रमाणिक समय क्या होता है, तो प्रमाणिक समय है मित्रों किसी देश द्वारा अपने देश से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा से तय किया गया जो समय है उसे प्रामाणिक समय कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 0 देशांतर से आगे है भारत का समय कितना है, तो 5.5 घंटे हैं, ठीक है। 5 घंटे और 30 मिनट है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर वे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही होती है, अलग अलग कोई रेखा नहीं है, ये दोनों एक ही रेखा होती हैं। पृथ्वी की गतियां, ठीक है। पृथ्वी की गतियां क्या है, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण है। तो मित्रों घूर्णन को परिभ्रमण भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करना क्या कहलाती है, घूर्णन कहलाती है। और घूर्णन को सौर दिवस भी कहते हैं क्योंकि 24 घंटे में एक घूर्णन होता है, सौर दिवस। घूर्णन का प्रभाव क्या होता है, दिन और रात इनसे बनते हैं। पृथ्वी के दैनिक तापीय जो चक्र का बनना ये भी घूर्णन के कारण होता है। प्रदीप व्रत या प्रकाश व्रत क्या होता है, तो प्रदीप या प्रकाश व्रत है ग्लोब पर दिन व रात को अलग करने वाला जो व्रत होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप व्रत या प्रकाश व्रत कहते हैं। अब बात कर लेते हैं परिक्रमण की। अभी अपन ने परिभ्रमण है या फिर घूर्णन देखा था, अब ये परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे कक्ष कहते हैं, ठीक है ना। जिस पथ पर, जैसे ये जो पथ है इसकी तरफ ये इस पर है पृथ्वी घूम रही है तो ये क्या है, एक इसका कक्ष माना जाता है पृथ्वी का।
एक परिक्रमण बराबर 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 100वें वर्ष मतलब लीप ईयर के अंदर है 366 दिन का होता है, तो 6 घंटे यदि 4 वर्ष के अंदर जोड़ें तो 24 हो जाते हैं और 24 घंटे से एक दिन की वृद्धि होकर 366 दिन बन जाते हैं। अब ऋतुएं हैं। ऋतुएं मित्रों बसंत विषु किस प्रकार से बनती है ये अपन देख लेते हैं। तो ये अपना ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री है वो कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश की तरफ। यदि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ देखें तो 23.5 डिग्री है वो मकर रेखा है। 21 मार्च को सूर्य कहाँ रहता है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सीधा होता है 21 मार्च को। ठीक है, और 21 मार्च का दिन जो होता है बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। और इस दिन 21 मार्च के दिन है रात और दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च से 3 महीने आगे बढ़ते हैं तो 21 जून होता है। ठीक है ना, 21 जून है मित्रों, ये है ग्रीष्म संक्रांति या कर्क संक्रांति। मतलब सूर्य है किस पर लंबवत होता है, कर्क रेखा पर होता है 21 जून को। और ये उत्तरी ऐनात के नाम से जाना जाता है। और भारत में दिन बड़ा होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है वो कौन सा होता है, 21 जून को होता है। अब 21 जून के बाद में रिटर्न फिर से ये सूर्य है वापस भूमध्य रेखा की तरफ आता है और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर फिर से लंबवत होता है और इसे कहते हैं शरद विषुव। और इस दिन भी दिन और रात बराबर होते हैं। तो वर्ष में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं, एक तो होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। अब यहाँ से लेके फिर आता है दक्षिण की तरफ, आता है दक्षिण गोलार्ध की तरफ। तो 22 दिसंबर को है मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, जिसे दक्षिण ऐनात कहते हैं, शीत संक्रांति कहते हैं या फिर मकर संक्रांति कहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों ग्रहण। तो मैंने कहा था मित्रों जो भी अपने रीड के अंदर आए हैं पूरे के पूरे इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं। तो ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो मित्रों अपन सिंपली देखें तो सूर्य ग्रहण क्या है, जैसे मान लो ये सूर्य है और ये है अपनी पृथ्वी है। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण कब होगा, मतलब सूर्य अपने को दिखाई नहीं देगा। तो पृथ्वी पर अपन बैठे हैं तो सूर्य दिखाई कब नहीं देगा, चंद्रमा बीच में आएगा तब। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब है सूर्य ग्रहण माना जाता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, अमावस्या के दिन। ठीक है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने के कारण सूर्य का कुछ भाग है वो दिखाई नहीं देता है, इस कारण इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा की रात को होता है। सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी के आने के कारण सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और चंद्रमा पर अंधेरा दिखाई देता है। अब महासागर विषय पहले थे, फिर भी अपन देख लेते हैं। जैव मंडल के तौर पर छोटे छोटे भी हैं, जैव मंडल में यदि आ भी जाते हैं, वैसे तो नहीं आएंगे, फिर भी अपन देख लेते हैं। इसके अंदर एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, संपूर्ण स्थलीय भाग का 30% है, आबादी इसकी 2/3 जनसंख्या है, अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट एवरेस्ट है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी होती है, मानी किया जाती है। निम्नतम स्थान है एशिया महाद्वीप का वो मृत सागर है जो कि विश्व का सबसे नीचा स्थान है, समुद्र तल से 18 मीटर ये नीचा है। जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर ये स्थित है, कौन, मृत सागर। सर्वोच्च पठार है एशिया महाद्वीप का तिब्बत का पठार है जो कि विश्व का भी सबसे ऊंचा पठार है। सबसे लंबी नदी एशिया की है यांगटी से क्यांग है जो कि चीन के अंदर चलती है। बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है
इसका मरुस्थल है सारा मरुस्थल, नामीब और कालारी मरुस्थल है वो अफ्रीका में है। सारा मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एटलस जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में है। सर्वोच्च पर्वत चोटी किलिमंजारो है। सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया झील है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से चार प्रमुख रेखाएं गुजरती है, मतलब मुख्य देशांतर और तीनों अक्षांश रेखाएं मुख्य कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कांगो बेसिन में सवाना घास के मैदान हैं। बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की। क्षेत्रफल में स्थान तीसरा है। स्थिति इसकी दोनों उत्तरी भाग अति शीत है और दक्षिणी भाग है अति उष्ण है। सर्वोच्च शिखर है उत्तरी अमेरिका का माउंट देनाली है, जो कि अलास्का पर्वत श्रेणी का भाग है। निम्नतम स्थान है कैलिफोर्निया की मृत घाटी है। यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं मिसिसिपी, मिसौरी और अयो है। ग्रांड कैनियन कोलोराडो नदी पर स्थित विश्व का सबसे गहरा और बड़ा अग्रत है वो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है। सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? सुपीरियर झील है। और ये जो सुपीरियर झील है ये ही विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा के मध्य है। महान झील क्षेत्र सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, इरी और ओंटारियो, ये 5 जो बड़ी झीलें हैं वो महान झील क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थिति इसकी है अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल में इसका चौथा स्थान है। सबसे बड़ा देश यहाँ का ब्राजील है। पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। सर्वोच्च शिखर है एंका का गुआ, जो एंडीज पर्वत का भाग है। सर्वोच्च जलप्रपात एंजेलस जलप्रपात है, वेनेजुएला देश में है। सबसे बड़ी नदी, ठीक है ना, अपवा क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है अमेजन है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अपवा क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है, चिली देश में है। अमेजन नदी के पास वर्षा वन क्षेत्र को धरती के फेफड़े कहा जाता है। फेजेंडा ब्राजील में स्थित कॉफी के जो बागान है इसे फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात कर लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। गिरिराज सिंह कोठारी है यहाँ पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे, जो कि 1960 में यहाँ पहुंचे थे और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक सिरोई पॉइंट स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज है 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने की थी और यहाँ पर पहुँचने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो 1821 में जॉन डेविस थे। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप छठा बड़ा और दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप का तीसरा स्थान है। अन्य नाम इसका है प्रायद्वीप महाद्वीप और विकसित देशों वाला महाद्वीप भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ की जो जलवायु है समशीतोष्ण है। लंबी नदी यहाँ पर वोल्गा है। अन्य नदी हैं डैन्यूब, राइन, सीन और निस्टर है। यहाँ का एक वेटिकन सिटी देश है, जो विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया कहा जाता है। ओसेनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और अन्य छोटे छोटे द्वीप शामिल होते हैं, तब इसे ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो लंबा पर्वत है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं मर्रे और डार्लिंग है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ है, जो विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार है। यहाँ पर सोने की खानें हैं कालगुरली और कुलगार्डी। सहकारिता का मूल मंत्र क्या होता है? तो सहकारिता का मूल मंत्र है एक सबके लिए और सब एक के लिए, सबके हित में ही हमारा हित है। यह सहकारिता का मूल मंत्र। सहकारिता का मूल आधार है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारी समिति में कम से कम 15 सदस्य होना अनिवार्य है। ये आरबीएसई बुक क्लास 6 की बताती है, ठीक है ना। आरबीएसई बुक क्लास 6 के अंदर से
सहकारिता समिति में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो 15 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता द्वारा ठगी की शिकायत है 20 लाख रुपए तक की ठगी है जिला उपभोक्ता मंच। हालांकि इसके अंदर अभी संशोधन हो गया है, 2018 का है, उपभोक्ता मंच भी आया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर 1 करोड़ तक है, इसको 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। और यहाँ 20 लाख रुपए से 1 करोड़ यहाँ जब राज्य उपभोक्ता मंच दे रखा है तो यहाँ है 5 करोड़ दे दी है। और यहाँ है राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में है 5 करोड़ से अधिक का परिवाद है वो दर्ज किया जाता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005, ठीक है ना, तो ये क्या है देख लेते हैं। यूएनओ के 20 नवंबर 1989 को स्वीकृत किया गया था बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 को। 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा इन्हें सहमति प्रदान की गई। बाल अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो बालक को जीने का अधिकार हो। जीना कैसा? सम्मान के साथ जीना। बालक के विकास करने का बालक को अधिकार हो। सर्वांगीण विकास उसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर समाज व परिवार द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। बालक के संरक्षण को अधिकार है और बालक को अपनी भागीदारी निभाने का अधिकार है। यदि चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर की बात करें तो 1098 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा किसे कहेंगे? ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की जो सभा है उसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की 5, 12, 20, 27 तारीख को, कौन सी? 5, 12, 20 और 27 को ग्राम स्तरीय सभी कर्मचारी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्राम स्तरीय सभी कर्मचारी है ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कब उपस्थित रहने अनिवार्य है? तो 5, 12 और 20 और 27 तारीख है प्रत्येक महीने की, उस दिन। नगरीय व्यवस्था नगरपालिका 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या पर यह गठित की जाती है। नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या, नगर निगम है 5 लाख से ऊपर की जनसंख्या पर है, ये व्यवस्था की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिला प्रशासन, तो जिला प्रशासन के अंदर मित्रों कानून एवं शांति स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, एसपी होता है। एसपी के अधीन है एएसपी होता है, एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होता है। एएसपी के अधीन डीएसपी होता है, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होता है। और डीएसपी के अधीन थानेदार साहब होते हैं और थानेदार के अधीन है एसआई, सब इंस्पेक्टर होते हैं। और सब इंस्पेक्टर के अधीन है हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के अधीन है वो कौन होते हैं? कांस्टेबल होते हैं। तो ये कानून एवं शांति स्थापित करने की एक कड़ी है। इस कड़ी के अंदर है ये कार्य करते हैं। अब यदि बात करते हैं मित्रों राजस्व मामले के अंदर जिला प्रशासन की, तो सबसे प्रमुख है, सबसे बड़ा अधिकारी है जिले पर है वो डीएम होता है। ठीक है ना, जिसे कलेक्टर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और डीएम के अधीन है एडीएम होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। एडीएम के अधीन है एसडीएम होता है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। एसडीएम के अधीन तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार के अधीन नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अधीन आरआई, आरआई के अधीन कौन होता है? पटवारी होता है। तो ये राजस्व मामले का व्यवस्था है, प्रशासन है। अब नागरिक विवाद है, दीवानी विवाद है, संपत्ति संबंधी जो विवाद है वो दीवानी के अंतर्गत आएगा। चीज़ों की कोई चोरी कर देना ये भी दीवानी विवाद है। और विवाह, किराया और संविदा संबंधी जो भी विवाद आते हैं वो भी दीवानी विवाद के अंतर्गत आते हैं। हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग का है का मामले फौजदारी विवाद के अंतर्गत रखे गए हैं। और राजस्व में भूमि संबंधी और कृषि के उत्तराधिकार संबंधी, भूमि नामांतरण, खातेदारी और लगान संबंधी जो भी विवाद है वो राजस्व विवाद के अंतर्गत है। सिंधु नदी की मां है सरस्वती नदी को कहा जाता है। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल
फी क्लास 6 के अंदर किस इस टाइप से हैं? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है, बेड्स नदी के किनारे, बागोर भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे जिसे बनास संस्कृति विकसित हुई, गिलोन राजसमंद में है, बालाथल उदयपुर में है, वल्लभनगर गांव में, नौ भरतपुर में है, यहाँ से हड्डियों के उपकरण और लोहे की कुल्हाड़ी मिली है, चंद्रावती सिरोही में है, और पसमाता राजसमंद के अंदर है। यहाँ नक्काशी युक्त जार और लेपिय लिपि की और सीप की चूड़ियाँ हैं वो जो मिली हैं। गणेश्वर सीकर में स्थित है, कांतले नदी के किनारे पर, और बैराट जयपुर में है जहाँ पर मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति भारत का आदि ग्रंथ वेद को माना जाता है। 4 वेद हैं। ऋग्वेद जिसमें गायत्री मंत्र है, यजुर्वेद गद्य और पद्य चंपू शैली में लिखित है। ये देखो पिछली बार एग्जाम के अंदर आया था रीट में। सामवेद यहाँ इसमें मंत्रों का संकलन है। अथर्ववेद इसमें चिकित्सा विधि दी गई है। वेदों के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ग्राम भूमि के प्रकार को उर्वरा और खिल्ली के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेदीन कालीन नदियों के वर्तमान नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कुबा है, काबुल का प्राचीन नाम कुबा था, कुर्रम का प्राचीन नाम कुर्मदा, गोमल का गोमती, स्वात का सुवस्तु, सिंध का सिंधु, झेलम का वितस्ता, ये इंपॉर्टेंट है, चिनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषनी, व्यास का विपाशा, सतलज का शतुद्री और सरस्वती का द्वसद्वती। ठीक है, ये नदियों के प्राचीन नाम हैं। महाजनपद कालीन भारत, ठीक है ना, महाजनपद कालीन भारत इसके अंतर्गत है। 16 महाजनपदों की सबसे पहले जो जानकारी है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है वो देता है। मगध के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो हर्यक वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु, शिशुनाग वंश में शिशुनाग, नंद वंश में महापद्मनंद और घनानंद का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद है और इनकी राजधानी है, ये भी इसके अंदर मेंशन कर रखी है। अंग की राजधानी संपा, मगध की पाटलिपुत्र और प्रारंभिक इसकी राजधानी थी ग्रीवरज थी, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती और रामायण के अंदर कौशल की राजधानी अयोध्या बताया गया है। वज्जी की वैशाली, मल की कुशीनारा और पावा, छेदी की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की ऐसत्र है, ऐसत्रपुर नहीं है, ये आप ध्यान रखोगे। पांचाल की राजधानी ऐसत्र और कांपिल्य, मत्स्य की विराटनगर, यहाँ पर है पांडवों ने अपना अज्ञातवास है वो पूर्ण किया था। शूरसेन है की राजधानी मथुरा थी। इस जनपद की शाखा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अस्मक की राजधानी पोतन थी। अवंती की उज्जैनिया महिष्मती, कंबोज की राजपुर और गांधार की तक्षशिला थी। बात कर लेते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना है 322 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य इनके प्रधानमंत्री चाणक्य विष्णुगुप्त थे। सिकंदर को इन्होंने परास्त किया था और इन सिकंदर काबुल, हेरात, बलूचिस्तान है वो स्थान प्राप्त किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किनसे? सिकंदर से। सिकंदर ने मेगस्थनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने, ये थी इंडिका। ठीक है ना, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेगस्थनीज ने लिखी है। भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। दे त्याग संलेखना विधि से इन्होंने कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर आता है बिंदुसार। बिंदुसार की उपाधि है अमित्र घात। अशोक महान। अशोक का शासनकाल है 263 बीसी से 232 बीसी तक है। अभिलेख के नाम है देवानाम प्रियदर्शी और अशोक मिलता है। अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक और यूनानी और इसके अभिलेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। वैसे इसका बहुत विस्तार से वीडियो आ रखा है, वो आप जरूर देख सकते हैं। धर्म, अशोक का धर्म है वो बौद्ध था। तृतीय बौद्ध संगीति का इन्होंने आयोजन करवाया था।
इनके सर्वाधिक अभिलेख के प्रमाण मिलते हैं। कलिंग युद्ध के बाद कभी युद्ध नहीं करने की इन्होंने प्रतिज्ञा ली। धम्मामात्य है इनके द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी के थे। धम्म प्रचारक इनके द्वारा भेजे गए थे। सोन और उत्तरा को इन्होंने स्वर्ण भूमि पेंगू भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को सिंहल श्रीलंका भेजा था। महारक्षित को इन्होंने यवन प्रदेश में भेजा था और रक्षित को है इन्होंने वनवासी उत्तरी कनाडा के अंदर है धर्म के प्रचार के लिए भेजा। बात कर लेते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिन्होंने 319 और 20 के अंदर है वो शासनभार संभाला था। समुद्रगुप्त पिता चंद्रगुप्त प्रथम, माता कुमार देवी थी। संगीतज्ञ और वीणा वादक थे। देखो कौन सा गुप्त शासक है वीणा वादक था, तो यहाँ पर समुद्रगुप्त है। इनके जो कवि है हरिसेन है, इनके द्वारा है प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना लिखी गई थी। प्रयाग प्रशस्ति है किसने लिखी? हरिसेन ने लिखी। बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। विक्रमादित्य की उपाधि विक्रमादित्य, इनके द्वारा विक्रम संवत चलाया गया। कला व विद्या का संरक्षक था और महान योद्धा भी था। इनके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है ना, 9 रत्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के। 9 रत्न कौन से हैं? कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर पर वरामीर और वरुचि। ये 9 है इनके द्वारा दरबारी थे, 9 रत्न के नाम से जाने जाते थे। इनके काल में चीनी यात्री फायान यहाँ आया था और इन्होंने ये कहा था कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के काल में। हमारी सांस्कृतिक विरासत, स्तूप बौद्ध धर्म के पूजा स्थल है, इन्हें स्तूप कहा जाता है। यहाँ पर अमरावती आंध्र प्रदेश श्वेत संगमरमर से निर्मित है। सांची मध्य प्रदेश में, भारत कोलकाता संग्रहालय के अंदर रखा गया है। चैत्य वे स्तूप जहाँ पर पूजा हो उसे चैत्य कहते हैं। विहार भिक्षुओं के रहने के और शिक्षा हेतु जो स्तूप है उन्हें विहार कहते हैं। और प्रमुख गुफाएं कारले, भाजा, अजंता, एलोरा और कनेरी, ये सभी गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में है कारले की गुफा, बाजा की गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और कन्हेरी की गुफा महाराष्ट्र में। जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा को किस नाम से जाना जाता है? जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। फिर है अजंता की गुफा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नदी है बागेरी नदी के किनारे की घाटी में स्थित है ये अजंता की गुफाएं। कौन सी नदी है? बाघेरी। कुल गुफाएं 29 है, जिनमें से 5 वो चैत्य हैं, पूजा स्थल है। 24 जो विहार है उनके अंदर भिक्षु रहा करते थे। इन गुफाओं को 490 ईस्वी में त्याग कर दिया गया था। पॉलिश करने की विधि फ्रांसिस्को थी, भित्ति चित्र था। अशोक स्तंभ पर 4 पशु आकृतियां हैं, बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। दीदारगंज पाटलिपुत्र की संवरधारिणी मूर्ति भी प्राप्त हुई है। शया पर विश्राम करते हुए विष्णु मूर्ति। देवगढ़ सांची मंदिर यूपी से प्राप्त हुआ है। यहाँ साहित्यिक रचना है अशोक के काल की, मौर्य काल की क्या थी? तो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास की अभ्यंगान, शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव, शूद्रक की मृषकटिकम, अमर सिंह की अमरकोश, सम्राट हर्ष की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का बाण भट्ट ने हर्षरित, इलांग्रे आदिल के द्वारा शिल्पादिक्रम तमिल भाषा में और शीतले सतनार के द्वारा मणिमकलई तमिल भाषा के अंदर लिखी गई। यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक भिक्षुओं हेतु नियमों का यहाँ संग्रह किया गया है। सुत्त पिटक के अंदर बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है और अभिधम्म पिटक के अंदर दर्शन एवं सांसारिक ज्ञान के विषय में बताया गया है। तो ये था मित्रों क्लास 6 का पूरा आपने आरबीएसई क्लासिक एसएसटी जो बुक है उसका विवरण था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और मुझे कमेंट के अंदर बताना, ताकि मैं सभी क्लास की 7th 8th 9th 10th सभी की आपके सामने एक ये मेगा वीडियो है आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।